हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो देखिए, आज से साइंस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो कि दोस्तों डेली शाम को 4 बजे चलेगी, स्टार्ट होने वाली है। तो इस क्लास का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं और किन स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, आप लोगों को पता है आप लोग के डिफरेंट एग्जाम्स में साइंस आती है, चाहे वो आपके एसएससी के पेपर हो, सीजीएल, सीएचएसएल, या रेलवे के पेपर हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या कोई भी डिफेंस का पेपर हो। तो इसमें जो साइंस आती है वो कौन सी आती है? जनरल साइंस। जनरल साइंस की बात करें तो दोस्तों 10वीं तक की साइंस। अब देखिए, आप लोगों को पता है अभी आप लोगों के कई पेपर आने वाले हैं, जैसे सीएचएसएल आने वाला है, सीजीएल आने वाला है, ग्रुप डी आने वाला है। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं साइंस में, जैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, डिजीज हो गए, रोग हो गया, एटम, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, तो विटामिन हो गए, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां हो गई। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको डेली हम लोग शाम को 4 बजे कवर कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मदद से आप लोग एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। तो ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है शाम को 4 बजे। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, डेली शाम को 4 बजे चलेगी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटम यानी परमाणु। और जो ग्रुप डी एनटीपीसी वाले हैं उनके लिए दोस्तों सुबह 9:30 बजे, है ना, 9:30 AM पर दोस्तों एमसीक्यूज की क्लास होती है। चाहे आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ले सकते हो, डेली सुबह 9:30 बजे एमसीक्यूज की क्लास होती है। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक और फ्री क्लास दोस्तों दोपहर 1 बजे होती है अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। आप लोगों से जुड़ के देखो कितना शानदार आप लोगों को मजा आएगा, है ना। इसके लिए क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है कि आप लोगों की रैंक क्या आई है ना। डेली 1 PM पर होती है, रोज 7-8 हज़ार बच्चे लाइव आते हैं, इसमें आप भी जुड़िए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पर दोस्तों मेरा नाम सर्च कर ले, नीरज जांगिड़, मुझे फॉलो कर ले। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है क्लास में जुड़ने से पहले, तो कोड आप लोग डाल दीजिएगा नीरज11, है ना, और आप लोग कर दें अनलॉक, जिससे आप लोग सभी स्पेशल क्लासेस देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पीरियोडिक टेबल, है ना, सॉरी एटम यानी परमाणु। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं परमाणु क्या होता है, इस परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब इसकी संरचना कैसे होती है। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, या फिर आप लोग इसको परमाणु भी बोल सकते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर एटम होता क्या है, परमाणु होता क्या है। तो देखिए, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक आयरन की रॉड है, आप चाहे आयरन की रॉड ले लो या कॉपर की रॉड ले लो, कोई सा भी आप लोग पदार्थ लेंगे तो दोस्तों हर कोई पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, कोई भी अगर आप लोग सब्सटेंस लेंगे तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। आप लोगों को बोलेंगे सर कैसे पार्टिकल होते हैं दिखाओ, तो मैं अगर बात करूं ये भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। दोस्तों इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एटम नाम देते हैं, यानी परमाणु नाम देते हैं। पहली चीज क्लियर है क्या? परमाणु क्या हो जाएगा कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एटम यानी परमाणु। लेकिन ये थोड़ी सी चीज हम लोगों को समझ में आई, पूरी बात अभी समझ में नहीं आई। तो आइए पूरी बात समझते हैं एटम के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे? जो एटम होते हैं परमाणु, दोस्तों ये किसी भी पदार्थ के स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। और क्या होते हैं? ये इंडिविजिबल होते हैं यानी अविभाज्य, इनको और विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपने मान लीजिए लोहे की एक छड़ ली, लोहे की एक रॉड ली, तो जो लोहे की छड़ होगी वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। इन छोटे पार्टिकल को हम लोगों ने नाम दे दिया परमाणु। और दोस्तों इस परमाणु के बारे में मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई, क्या कि ये सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, मतलब इनसे छोटा पार्टिकल और कोई नहीं होता। और दोस्तों ये इंडिविजिबल होते हैं, मतलब इनको आप लोग और बांट नहीं सकते और इनका विभाजन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया क्या? अब ये जो दोनों बातें हैं किसके बारे में है? ये बातें मैंने आप लोगों को बताई है एटम के बारे में।
तो कोई ना कोई तो साइंटिस्ट होंगे ना जिन्होंने बताया होगा कि एटम स्मॉलेस्ट होता है और एटम इंडिविजिबल होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, ये जो बात बताई थी वो किसने बताई थी? डाल्टन ने बताई थी। तो अगर आप लोगों को कोई पूछे कि दोस्तों एटम क्या होते हैं, एटम की खोज किसने करी, परमाणु की खोज किसने करी, तो परमाणु के जो बारे में हमें बताया वो किसने बताया? डाल्टन ने बताया। ठीक है। और दोस्तों डाल्टन ने कैसे बताया? इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिनको बोला जाता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ये सिद्धांत कौन से सन में दिया गया, कौन से ईयर में दिया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो सिद्धांत दिया गया था 1808 में दिया गया था। समझ में आ गया क्या? तो इन्होंने क्या बताया था सर, एक बार फिर से बताना। इन्होंने बताया था कि दोस्तों कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मैटर हो, वो परमाणु नामक सूक्ष्म अविभाज्य कण से निर्मित होते हैं। मतलब दोस्तों जितने भी पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जो कि काफी सूक्ष्म होते हैं और अविभाज्य होते हैं, उनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। दोस्तों इतनी सी बात क्लियर है क्या? तो ये बात किसने बताई थी दोस्तों? डाल्टन ने बताई थी। लेकिन इनकी जो बात है वो गलत साबित हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे चलते गए दोस्तों, किन किन पार्टिकल की डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, परेशान ना हो दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो जो इन्होंने बोला था कि एटम यानी परमाणु सबसे छोटा होता है, वो बात गलत साबित हो गई। क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन, ये तीनों परमाणु से भी छोटे निकले। समझ में आ गई क्या बात? दोस्तों आज हम लोग क्या जानते हैं कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये तो हम लोग आज जानते हैं, लेकिन पहले हम लोगों को नहीं पता था परमाणु के बारे में। बस इतना सा ही पता था जो डाल्टन ने बताया। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इनका जो कथन था वो गलत साबित हो गया। इन्होंने बताया था एटम सबसे छोटा है। समझ में आ गई दोस्तों? थम्स अप करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो इन्होंने एक चीज तो ये बताई, और इस थ्योरी में इन्होंने दूसरी चीज क्या बताई दोस्तों? इन थ्योरी में इन्होंने एक चीज और बताई। जैसे अभी इन्होंने क्या बताया कि कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी पदार्थ, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इन पार्टिकल को क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। तो मान लीजिए दोस्तों ये आयरन की रॉड है, तो जो आयरन की रॉड है, लोहे की छड़, वो लोहे के परमाणुओं से मिलकर बनी होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि एक तत्व के जो परमाणु होंगे ना, जैसे भैया पूरा क्या है, ये आयरन की रॉड है, तो आयरन के जितने भी परमाणु होंगे ना, उनका साइज एक जैसा होगा, उनका द्रव्यमान यानी इनका मास भी एक जैसा होगा। वो मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। ये किसने बताया दोस्तों? डाल्टन ने बताया। इतनी सी बात क्लियर है? चलो, लेकिन दोस्तों आगे एक प्रॉब्लम हो गई। आगे और बहुत सारे पार्टिकल की खोज हुई जो कि किससे? एटम से भी छोटे थे। और आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एटम में ही ये पार्टिकल पाए जाते हैं। तो बाद में क्या हुई? डिस्कवरी हुई, यानी खोज हुई। किसकी हुई? सब एटॉमिक पार्टिकल की, यानी इस परमाणु के अंदर कुछ और पार्टिकल पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं आप लोग जानते हो? प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो आइए पहले इन तीनों पार्टिकल के बारे में हम लोग समझते हैं। ओके, आ जाओ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, परमाणु जो होता है ना, वो अपने से भी ज्यादा छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। आज हम लोगों को बात पता पड़ी, पहले नहीं पता था। जो परमाणु होते हैं वो इससे भी जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। दोस्तों कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम लोग समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो लिख लो दोस्तों, एक तरफ लिख लो आप लोग इलेक्ट्रॉन, एक तरफ लिख लो प्रोटॉन और एक तरफ लिख लो न्यूट्रॉन। बात दोस्तों समझ में आ रही है तो थम्स अप करके बताओ यार, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने आप लोगों को तीन पार्टिकल के बारे में बताया, तीन कण का नाम लिख दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गई क्या? तो सबसे पहले आप लोगों से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों इनकी खोज किसने करी, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी वो करी थी दोस्तों जे थॉमसन ने। इस बार का एनटीपीसी का क्वेश्चन ये इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया है। अगर आप लोगों से कोई पूछे प्रोटॉन की खोज किसने करी, दोस्तों गोल्डस्टीन ने खोज करी थी। अब बहुत जने बोलते हैं सर रदरफोर्ड आंसर होना चाहिए था। दोस्तों रदरफोर्ड ने नामकरण किया था, नाम रखा था, लेकिन खोज जो करी थी वो गोल्डस्टीन ने करी थी। ठीक है,
चलो अब न्यूट्रॉन की आप लोगों से खोज पूछे तो किसने करी थी दोस्तों? जेम्स चैडविक ने करी थी। नाम आप लोग याद रख सकते हो, चैडविक। सर इसको कैसे याद रखेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो? बिल्कुल भैया, पूरे चांस है। तो एक ट्रिक याद रख लो आप, ईट पग नाचे। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थॉमसन ने, प्रोटॉन की करी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की करी चैडविक ने। तो इससे आप लोग इजीली याद रख सकते हो। समझ गए दोस्तों? चले दोस्तों, चलिए अब और कुछ बात बताइए। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन पे आवेश कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। समझ गए बात को? अगर आप लोगों से पूछे प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, धनावेश होता है। और अगर आप लोगों से पूछे न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब है कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं होना। चलो ये तो आपने नेचर बताई, प्रकृति बताई, धनात्मक है ऋणात्मक है। अरे आप लोग दोस्तों वैल्यू तो बताओ, अमाउंट ऑफ चार्ज तो बताओ, आवेश की मात्रा तो बताओ, कितना चार्ज होता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, क्योंकि आवेश को किस में मापा जाता है? कूलम्ब में। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है दोस्तों? प्रोटॉन पे इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे था। तो इलेक्ट्रॉन पे इतना है, प्रोटॉन पे भी इतना है। बस अंतर क्या है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे तो दोस्तों कोई चार्ज ही नहीं होता। बात क्लियर है क्या? ओके, चलिए कलर चेंज कर लेंगे, टेंशन ना लो, इधर आओ। नेक्स्ट अगर आप लोगों से पूछे कि मास कितना होता है द्रव्यमान, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों से पूछे जाए द्रव्यमान कितना होता है, तो इन तीनों में से ये क्वेश्चन आप लोगों के ALP CBT 1 2018 में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से सबसे हल्का कौन होता है? तो आप लोग कॉमन सेंस लगा के बताओ। देखो सारा डाटा मैंने यहां पर लिख रखा है। सबसे हल्का कौन है? ये तो 10⁻27 है दोस्तों, 10⁻31। तो सबसे हल्का कौन होता है? सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे हल्का कौन होता है मेरे दोस्तों? सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन भारी होता है? दोस्तों दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल सेम होता है। देखो इसका 1.67, इसका भी 1.67, 10⁻27, 10⁻27। तो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान, वो लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन फिर भी पूछे कि चिन्ना सा ज्यादा कौन है, तो देखो प्रोटॉन का देखो 1.672 है, जबकि ये 1.674 है। तो चिन्ना सा ज्यादा कौन होगा दोस्तों? न्यूट्रॉन होगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक ऑर्डर बताओ कौन ज्यादा भारी है, तो आप लोग बोलेंगे दोस्तों न्यूट्रॉन है, उसके बाद में कौन है? प्रोटॉन है, उसके बाद में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई आपको बात समझ में? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे एक चीज और बता दो साथ के साथ में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन से भारी है, कितना गुना भारी है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, और मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोस्तों लगभग बराबर होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं। इनका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1836 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतनी सी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है? आ जाओ। चलो दोस्तों, अब मुझे बताओ एटम कैसा दिखता होगा, परमाणु की संरचना कैसी है? आपने ये तो बता दिया, जैसे आप लोगों ने बता दिया कि इस धरती पे कौन रहते हैं? इंसान रहते हैं। लेकिन इंसान के स्ट्रक्चर के तो बारे में बताओ कि इंसान की एक नाक होती है, 2 कान होते हैं, 2 आंख होते हैं। एटम के बारे में आपने बता दिया, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए समझते हैं। दोस्तों मैंने अभी बताया एटम में 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं? आप लोग बोलेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यही होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को एक डायग्राम बताता हूं जहां पर आप लोग देख पाएंगे ये एक परमाणु की संरचना है। अगर आप लोगों से कोई पूछे परमाणु किसका है, तो ये सोडियम का मैंने परमाणु लिया है। किसका? सोडियम का।
आप लोग बोलेंगे कि सर सोडियम है तो इसमें Na क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है नेट्रियम। क्या होता है दोस्तों? नेट्रियम। इसलिए सोडियम को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो Na से करा जाता है। क्लियर है क्या? तो दोस्तों इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान रखेंगे, आप लोगों को बीच में कुछ पार्ट दिख रहा है क्या दोस्तों? बीच में कुछ पार्ट दिख रहा है क्या? मतलब मान लो एक बीच में जगह है जिसमें कुछ पार्टिकल पाए जा रहे हैं। इस बीच वाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस यानी नाभिक बोलते हैं। सर इस नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? तो जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है वो पाया जाता है दोस्तों न्यूक्लियस में, नाभिक में। और सर ये बाहर जो चक्कर लगा रहे हैं ये कौन है? तो ये है आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स। ये बाहरी कक्षाओं में जो चक्कर लगा रहे हैं ये है इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम लोगों को पता पड़ा एटम में 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पहली बात क्लियर। और अगर आप लोगों से पूछे अंदर न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दोस्तों कहानी क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है क्या? ठीक है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि आपने एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे बता दी कि एटम में क्या होता है, बीच में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक। इस न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाते हैं? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई एटम के बारे में। ठीक है क्या दोस्तों? तो आगे चले क्या? आगे चले, आगे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी तत्व को आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हो? जैसे मैंने आप लोगों को बोला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं दोस्तों? पीरियोडिक टेबल में हर डब्बे में जो लिखा हुआ है ना वो हर एक एलिमेंट है, एक तत्व है। बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने का, लिखने का जो तरीका होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है क्या? कुछ ऐसा लिखा होता है क्या? बताओ। जैसे कार्बन को आप लोग देखोगे तो एक नंबर, एक संख्या नीचे लिखी होती है और एक संख्या ऊपर लिखी होती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? जैसे मान लो सोडियम आप लोग देखोगे तो सोडियम ऐसा लिखा होता है। तो लिखने का तरीका होता है, क्या होता है दोस्तों? एक संख्या नीचे लिखी होती है, एक संख्या ऊपर लिखी होती है। तो आइए इन संख्या का क्या चक्कर है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों कभी कार्बन होगा, कभी सोडियम होगा, तो मैं आपको बताता हूं ऐसा लिखा होता है। कोई भी, जैसे मान लो एक एक्स एलिमेंट है तो उसके नीचे एक नंबर लिखा होगा और उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा। तो जो नीचे जो नंबर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक। रुको, यहां पर ये जगह आ जाएगी। चलो इसको मैं लिख देता हूं इधर, वेट करो। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जैसे मान लो ये है 11Na23, तो जो नीचे जो नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। समझ गए? और इसको हिंदी में बोला जाता है परमाणु क्रमांक। कितना? क्या बोला जाता है? परमाणु क्रमांक इसको बोला जाता है। चलो सर बात समझ में आ गई। ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या बोली जाती है। क्या बोली जाती है? द्रव्यमान संख्या। अब ये होता क्या है? 11 बता क्या रहा है? तो जो एटॉमिक नंबर होता है ये तो आप लोगों को बताता है प्रोटॉन की संख्या। क्या बताता है दोस्तों? प्रोटॉन की संख्या। कलर चेंज कर लेता हूं। क्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या बताता है। क्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या बताता है। और आपको जो द्रव्यमान संख्या होती है ना, मास नंबर, ये आपको क्या बताता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या का योग। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या का योग। ठीक है, क्लियर है क्या दोस्तों? और एक चीज और याद रखेंगे कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ। मैंने लिखा ये 11Na23, जरा मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं, जरा मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और जरा मुझे बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। देखते हैं कौन बता पाएगा। बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे।
एक जना बोल रहा है सर कलर चेंज करो, ये इसी में रह जाओगे, कलर चेंज करो, ये करो वो करो, वो सिलेक्शन लेके बैठ जाएंगे इधर। तो भैया कलर इतना दिख तो रहा है ना, कोई बात नहीं, चलो कम दिख रहा है, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, कलर चेंज करो, पेन पतला करो, मोटा करो, ये जिंदगी इसी में निकल जाएगी पतला मोटा करने में तुम्हारे। चलो बताइए, मैंने बोला कि मैंने यहां पर लिखा ये चीज आप लोगों को बतानी है कि प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, जरा बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। क्या बात है यार, 11 11 12 इन्होंने तो बता दिया। मैंने अभी आपको बताया नीचे वाला नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या बताता है, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 11। मैंने क्या बताया, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 11। मैंने क्या बताया, ये ऊपर वाली संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितने हैं दोस्तों, 23 है। तो न्यूट्रॉन निकालना है, 23 में से प्रोटॉन माइनस कर दो, प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन 11 थे, यानी सर न्यूट्रॉन हमारे पास में आ गए कितने, 12। तो आपने सारी संख्या बता दी। दोस्तों ये जो बाहर घूम रहे हैं ये कौन है, ये जो बाहर घूम रहे हैं ये क्या है, ये सर ये जो बाहर घूम रहे हैं ना ये इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने होने चाहिए, 11। तो देख लो 1 2 और इसमें दूसरी वाली संख्या में 8 है, दूसरे वाले इसमें चक्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बीच में 2 है, 10 11। क्या सही है क्या, इलेक्ट्रॉन क्या आप लोगों ने गिन लिए क्या, इलेक्ट्रॉन 11 है, बताओ। और अंदर क्या है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, समझ गए बात को। तो अभी तो चलो गिन नहीं सकते हैं वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गिनने में आ रहे हैं। हाँ सर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही निकाल रहे हैं आपने, कितने हैं, 11 है। समझ में आ गया क्या बात को। तो किसी भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी तत्व को लिखने का तरीका क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। कैसे होता है सर, फिर से समझा दो। लिखने का तरीका क्या होता है, 6C12 लिख लो कार्बन को, या फिर 6C12 ऐसे लिख लो। मतलब कहने का मतलब है एक नंबर तो नीचे आएगा और एक नंबर ऊपर आएगा, समझ गए बात को। किसी भी तत्व को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मान लेता हूं दोस्तों कोई एक्स तत्व है, तो एक नंबर नीचे लिखा होता है और एक नंबर ऊपर लिखा होता है। सर ये नीचे वाला नंबर क्या होता है, ये आपका होता है एटॉमिक नंबर। नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं लिख देता हूं परमाणु क्रमांक। क्लियर है क्या। और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये क्या लिखा होता है, मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। देखते हैं कितनों को बात समझ में आ गई, चेक कर ले क्या कितनों को बात समझ में आ गई। चलो मुझे बताओ, ये मैंने कुछ लिखा है मुझे नहीं पता क्या। देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं या ऐसे भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। कंफ्यूज मत हो जाना सर 4 को इधर क्यों लिखा, इधर लिखना चाहिए था, कैसे भी लिख सकते हो। जरा मुझे इसमें बताओ प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, जरा बताओ कौन बताएगा, बताओ कौन बताएगा, जल्दी से बताओ कौन बताएगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना ये होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या बताता है, प्रोटॉन की संख्या, यानी सर इसमें प्रोटॉन आ गए 2। दोस्तों जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए 2। ये ऊपर क्या है 4, ये क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 है, प्रोटॉन आपके पास में 2 थे, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन हो गया आप लोगों का 4 में से 2 गया सर 2, तो भैया न्यूट्रॉन भी 2। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या कि जो नीचे वाला नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, आ जाओ। तो नीचे वाले संख्या को हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे, जैसे मान लो कोई भी तत्व है, एक्स तत्व है, तो उसके नीचे एक नंबर लिखा होगा, इसको मैं जेड बोल देता हूं, एक ऊपर नंबर लिखा होगा। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कोई तत्व है, इसमें से परमाणु क्रमांक कौन सा है, ये जेड है या ए है, बताओ। अरे परमाणु क्रमांक क्या है, ये जेड है या ए है, नीचे वाला नंबर होता है ना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। सर आप लोग मुझे बताओ ये परमाणु क्रमांक आप लोगों को किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये आप लोगों को क्या, प्रोटॉन की संख्या बताता है। क्या बताता है, प्रोटॉन की संख्या बताता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जितने प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है दोस्तों, समान होती है। ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर क्या होता है, ये ऊपर वाला नंबर होता है दोस्तों मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। इसके बारे में मुझे 2 बात बताओ। इसके बारे में एक बात तो मैं ये बता रहा हूं कि इसको किससे इंडिकेट करा जाता है, ए से,
और ये आपको जो द्रव्यमान संख्या होती है क्या बताती है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग बताती है आप लोगों को। बताओ, इतनी सी बात क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ, जल्दी से बताओ। अरे अगर ये वाली बात क्लियर है तो थम्स अप करके आप लोग बता दीजिए। अगर ये वाली बात क्लियर है तो थम्स अप करके बता दो। सर मुझे तो दो ही बात समझाई और मुझे दोनों बात समझ में आ गई। बताओ क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। फिर मैं एक एग्जांपल और देता हूं जिससे और अच्छा समझोगे कि परमाणु संख्या, या हिंदी में मतलब, या फिर इसको परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हो, और द्रव्यमान संख्या। एक एग्जांपल और दे दूं, चलो एक एग्जांपल और देते हैं। देखो इधर आओ, जैसे ये 2He4 है, मुझे कुछ मत बताओ, बस मुझे तो ये बता दो कि इसमें ये दो क्या है, ये दो क्या है। सर दो है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, और ये जो 4 लिखा हुआ है ये 4 क्या है, 4 है दोस्तों द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। परमाणु क्रमांक आपको क्या बताता है, प्रोटॉन की संख्या बताता है। तो प्रोटॉन कितने होंगे दोस्तों, 2 होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। ये ऊपर वाली संख्या क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 4 - 2 यानी न्यूट्रॉन भी 2। देखो क्लियर है क्या। तो देखो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन तो भारी कक्षाओं में होते हैं, तो देखो कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अंदर 2 प्रोटॉन होने चाहिए। देखो ये पिंक वाले है ना, ये प्रोटॉन है, ठीक है सर, 2 प्रोटॉन भी आ गए। और ये ब्लू वाला है ना, ये न्यूट्रॉन है, तो देखो 2 न्यूट्रॉन भी आ गए। समझ में आ गया, क्लियर। चलो आगे, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं सर एटॉमिक मास निकालना, परमाणु द्रव्यमान निकालना। आप लोग मुझे खुद बताओ परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। अरे किसी परमाणु का द्रव्यमान कितना है, जैसे मैंने बोला कि नीरज का द्रव्यमान कितना है, मैंने आप लोगों से पूछा नीरज का द्रव्यमान कितना है, तो जो मेरा द्रव्यमान होगा मैं आपको बता दूंगा कि मैं 70 किलो का हूं। कोई दिक्कत है क्या, बताओ। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति लिया रोहित जी, मैंने आप लोगों से पूछा रोहित का द्रव्यमान कितना है, तो रोहित जी ने अपना द्रव्यमान मापा और उन्होंने बताया सर मेरा द्रव्यमान 85 kg है, ठीक है। तो वो जो आप लोग मापते हो ना 50 किलोग्राम 80 किलोग्राम, वो द्रव्यमान होता है, वो भार नहीं होता। इतनी सी बात क्लियर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, आप लोग बोलोगे सर परमाणु का द्रव्यमान, कोई परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे, नहीं आया समझ में, आ जाओ। अरे मेरे दोस्तों मुझे ये बताओ, मैंने लिखा है यहाँ पर, ये ऐसा लिखा है, जल्दी से बताओ इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे सर ये नीचे वाली संख्या तो प्रोटॉन की संख्या बताता है, प्रोटॉन कितने हो गए, 6 हो गए। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन 6 तो इलेक्ट्रॉन 6। ये ऊपर वाली संख्या क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें से प्रोटॉन तो 6 आ ही गए, बचे 6 क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों को ये पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन किस में रहते हैं, परमाणु में रहते हैं। तो यदि मुझे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे मुझे अगर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर इन सबके द्रव्यमान जोड़ दो। किन के जोड़ूं, 6 तो आप लोग प्रोटॉन के द्रव्यमान जोड़ लो, 6 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान जोड़ लो, 6 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान जोड़ लो। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या भैया। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है वो आपको पता होगा, उसका 6 गुना कर लो। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है, 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ लो, 6 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ लो। अरे इसी को ही तो परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे, बोलो, इसी को ही तो परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। जी सर। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 1000 में 0.25 जोड़ूं या घटाऊं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ खास फर्क पड़ेगा कि नहीं। तो इसको हटाओ ना यार, क्यों कैलकुलेशन खराब कर रहे हो। तो आपको पता है यार इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा भारी कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो क्यों इन बड़े बड़े संख्या के बीच में ये जोड़ रहे हो, इसको हटा दो ना, हटा दो, इसको छोड़ो, इसको 0 मान लो। क्लियर है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान जोड़ लो, 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ लो। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो एक जैसा होता है, तो इसको कहीं ना कहीं मैं बोल दूं क्या 12 प्रोटॉन का द्रव्यमान जोड़ लो, बात खत्म। लो, और चीजें सिंपल हो गई, बताओ, ये तो और चीजें सिंपल हो गई।
अब दोस्तों प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है सर? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg, यही होता है ना। और कितने जोड़ना है? 12 का जोड़ना है, तो 12 से गुना कर दो। अब आप लोग मुझे बताओ, मैं आप लोगों से बोलूंगा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बताना, तो अच्छा लगेगा कैसे बोलते हुए? 12 गुना 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg। अरे बोलते हुए अच्छा लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? AMU बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? AMU बोल देते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कार्बन का द्रव्यमान कितना है, आप लोग बोलोगे 12 AMU। क्या बोल दोगे? 12 AMU। और आपसे पूछे भाई AMU का मतलब तो बता। AMU का मतलब होता है 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg। दोस्तों बात क्लियर है क्या? बताओ, जल्दी से बताओ। पगली का प्यार कमेंट कर रहे हैं, सर जी गर्लफ्रेंड का रासायनिक नाम पूछा था आज। हाँ तो भैया वो आप जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं तो उसका पेपर देने जाओगे तो ऐसे ही आप लोगों से पूछेगा, और उसमें भी फेल हो गए होंगे, है ना। तो आपको जिस प्रकार के कमेंट करते हैं उस प्रकार के जवाब मिलेंगे। यहाँ पर पढ़ रहे हैं सर आज ये पूछा था, गर्लफ्रेंड का रासायनिक नाम पूछा था, आज ये पूछा था। तो आप तैयारी भी तो ऐसे एग्जाम की तो करते हो आप। यहाँ तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे बहुत छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मेहनत से कर रहे हैं, उनसे सीखो आप। चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, उनको सेलेक्ट होना है। और आप सर ये पूछा था, जो एग्जाम में ये पूछा था। चलो आ जाओ, समझ में आ गया क्या? अब दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान पूछा, आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी, इससे बढ़िया बताऊं क्या करते? देखो 12 आ रहा है ना, 12 तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ था, इसी के आगे AMU लगा देते आप। मैंने बोला क्या बात है यार, क्या बात है। चलो बताओ, मैंने आप लोगों से पूछा कि ये हीलियम है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान बताओ जल्दी से। अरे हीलियम का परमाणु द्रव्यमान बताओ, कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाल लिया, जो ऊपर नंबर लिखा होता है ना उसके आगे AMU लगा दो, तो लो भैया ये आपका बन गया हीलियम का परमाणु द्रव्यमान। समझ में आ गया क्या दोस्तों? मैंने आप लोगों को बोला 11Na23, मैंने बोला सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बताओ, जल्दी से बताओ। अब देखो परेशान नहीं होना, जल्दी से बताना है, 1 सेकंड में आंसर देना है। ऊपर जो भी नंबर लिखा होता है ना उसके आगे AMU लगा दो। सर ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आ गया, बताओ। दोस्तों मुझे बताओ हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बताओ, जल्दी से बताओ देख के। सर ये ऊपर जो नंबर लिखा होता है ना उसके आगे AMU लगा दो, तो 1 AMU क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। बताओ क्या बात है यार, आप तो सभी फटाफट आंसर दे रहे हो, मजा आ गया आपका तो। और बताओगे दोस्तों? नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बताओ, जो 14 लिखा हुआ ना उसके आगे AMU लगा दो, तो 14 AMU क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगर आप लोगों से कोई पूछे, कोई साइंस वाला बंदा नहीं है, आप पूछे भाई AMU का मतलब क्या होता है, तो AMU का मतलब ये होता है। दोस्तों बातें क्लियर है? चलो आगे आगे चलो, आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन की वितरण। सर क्या बोलना चाह रहे हो, क्या पढ़ाओगे? टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ाने वाले हो? आ जाओ मैं बताता हूं आपको, आ जाओ मैं बताता हूं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं मैं। इधर आओ मेरे दोस्तों, मुझे बताना सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? अभी अपन ने निकाली थी, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 11 थी क्या? अरे 11 थी क्या? तो देखो सर कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में है, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में, और आपके 1 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या कुल इलेक्ट्रॉन हो गए क्या 11? 8 और 2 10 और 1 11। हाँ सर, लेकिन सर इसको आपने बांटा कैसे कि पहली कक्षा में 2 आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे, तीसरी में 1 आएंगे? क्या आपके मन में ये डाउट है क्या? मन में डाउट है क्या? तो यही हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग वितरण करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोश। पहले कोश में कितने आएंगे, दूसरे कोश में कितने आएंगे, तीसरे कोश में कितने आएंगे। तो क्या ये चीज मैं आपको सिखा दूं? क्या टॉपिक समझ में आ गया? हम लोगों को पढ़ना क्या है बताओ जल्दी से, बताओ। क्या टॉपिक समझ में आ गया? क्या हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया कि सर पढ़ना क्या है। अब हम लोगों को बताओ सर निकालते कैसे। तो आ जाओ, टॉपिक अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना कि विभिन्न कोशों में, यानी कोश किसको बोलते हैं फिर से बता देता हूं दोस्तों। ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, ये पहला कोश,
ये दूसरा कोश, कोश बोल लो कक्षा बोल लो बात एक ही है, ठीक है, कोश बोल लो या कक्षा बोल लो बात एक ही है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सर किस प्रकार से वितरण करते हैं, कोई फॉर्मूला है क्या? दोस्तों फॉर्मूला तो है, लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, इधर आ जाओ। तो दोस्तों क्या होता है, आप लोग जो भी विभिन्न विभिन्न कोशों में, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरी कोश, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का वितरण करोगे ना आप लोग कि यार पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में इतने आएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत आता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ या पोटेशियम का बताओ, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हमको देखते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए एक मेथड है, इसके लिए एक हमारे पास में रूल है, इसके पास में एक योजना है, इसके लिए उस योजना का नाम है बोरबरी स्कीम। अरे दोस्तों क्या नाम है उस योजना का? बोरबरी स्कीम। तो बोरबरी स्कीम हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, तो बोरबरी स्कीम क्या बोलती है भैया? क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोरबरी स्कीम या बोरबरी योजना। तो ये बोरबरी योजना क्या बोलती है? पहले कुछ कमेंट पढ़ लेता हूं। दोस्तों चीजें क्लियर है तो थम्स अप करके बताइए। चले आगे। सर 1 से 30 तक तत्वों के नाम कैसे याद करें? सब करवा दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। आ जाओ। सभी के थम्स अप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ। दोस्तों ध्यान रखो, ये जो बोरबरी स्कीम है ये कब दी गई थी? 1921 में। सर क्या हमको याद रखना है क्या? याद नहीं रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है जो ये बोरबरी स्कीम है, बोरबरी योजना, ये आप लोगों को क्या बताएगा कि विभिन्न कोशों में, विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होगा। चलो ठीक है सर, तो बताओ इन्होंने क्या बताया? दोस्तों इन्होंने पहली बात क्या बताई, ध्यान से समझना। इन्होंने पहली बात क्या बताई कि किसी भी कक्षा में, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इधर देखो, ये हो गया दोस्तों न्यूक्लियस, नाभिक मान लो, इसमें कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन भारी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, ठीक है। ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, ये चौथी कक्षा हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसको मैं बोल देता हूँ पहली कक्षा n बराबर 1, इसको मैं बोल देता हूँ n बराबर 2, इसको मैं बोल देता हूँ n बराबर 3 और इसको मैं बोल देता हूँ n बराबर 4, ठीक है। तो बोरबरी योजना ने सबसे पहली बात क्या बताई कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी ना, अरे किसकी दोस्तों? अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी ना, उसका फॉर्मूला बताया उन्होंने। उसका फॉर्मूला बताया, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। तो मुझे बताओ जब n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा? n बराबर 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 यानी 2 आ जाएगा। दोस्तों जब n बराबर 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। जब n बराबर 3 रखोगे तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। यानी पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। दोस्तों क्या ये बात समझ में आई क्या? पहला रूल समझ में आया क्या? पहला रूल समझ में आया क्या? पहला रूल समझ में आया क्या? पहला रूल क्या बताया दोस्तों? किसी भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n² से, ठीक है। दोस्तों इन्होंने साथ में एक बात और बोली। क्या बोली? इधर आओ। इन्होंने बोला कि परमाणु का जो बाह्यतम कोश होगा ना, आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे भारी वाली कक्षा होगी, भारी वाली कक्षा, उसकी कैपेसिटी कितनी ही क्यों ना हो, उसकी कैपेसिटी कितनी ही क्यों ना हो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दोस्तों? 8 ही आ सकते हैं। सर बहुत हो गया, थोड़ी एक बार एग्जांपल देके समझाओ, बहुत हो गया आपका नाटक, ठीक है, बहुत हो गया। चलो आ जाओ, मैं समझाता हूं। चलो देखो, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग बता दोगे। इधर आओ। पहला मैंने आप लोगों को दिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। दोस्तों परमाणु क्रमांक 12 होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसमें 12 होगी।
चलो मुझे सजा के बताओ, पहले में कितने आएंगे, दूसरी कक्षा में कितने। चलो 1 2 मैं बता देता हूँ, फिर आप बता दोगे। चलो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं सर, 2 आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो 2 और 8 10 आ गए, बच्चे कितने, 2। तो 2 अगली कक्षा में चला जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। देखो बता दिया ना मैंने आपको, ठीक है। और बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बोला क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। परमाणु क्रमांक 17 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 17 है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर, 2 आ सकते हैं। अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। 8 और 2 10, बच्चे कितने, 7। 7 अगली कक्षा में चले जाएंगे। दोस्तों क्या ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या, थम्स अप करके बताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्या ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए क्या, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए क्या। अगर दोनों एग्जाम्पल समझ में आप लोगों को आ गया तो एक इसका बता दो आप लोग, पोटेशियम का। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, यानी इसमें कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 19। आ जाओ इसको सजा के बताओ, इसको सजा के बताओ जल्दी से। अरे सजा के बताओ सर, 19 इलेक्ट्रॉन है ना, आपने फॉर्मूला बताया था 2n²। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, पहली में 2 आ जाएंगे। दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं, ठीक है। तीसरी कक्षा में कितना आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं ना। अपन को तो कितने भरने हैं, 10 तो आ गए, 9 बचा। तो आप लोग कर दोगे ऐसे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप करोगे ऐसे और एग्जामिनर करेगा ऐसे। अरे अभी बोरबरी योजना ने क्या बताया कि जो सबसे बाह्यतम जो कक्षा होती है ना, कितनी बार बताया मैंने आपको कि उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही आ सकते हैं, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी क्यों ना हो। तो 9 नहीं आ सकते, 8 ही आ सकते हैं अधिकतम। तो आप लोग क्या बोलोगे, 2,8,8,1। समझ गए दोस्तों। नहीं आया तो आ जाओ, एक एग्जांपल और करिए, एक एग्जांपल और करिए दोस्तों। कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 20। आ जाओ सजा के बताओ, सजा के बताओ जल्दी से। सर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, दूसरी में 8 आ सकते हैं, तीसरी की कैपेसिटी सर 18 है। मुझे तो कितने भरना है, 8 और 2 10 तो आ ही गए, 10 ही तो भरना है, ठीक है। लेकिन फिर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दोस्तों, कितने आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं ना। इसलिए हम लोग 10 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, इसको तोड़ के लिख देंगे 8, तो समझ गए क्या मेरी बात को। अब क्लियर है, अब क्लियर है। अब बहुत जनों को एक डाउट होगा, सर समझ में आ गया लेकिन मुझे ये नहीं पता सर कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, बाकी तो सब समझ में आ गया। कोई बात नहीं, जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे कि क्लोरीन का 17 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है। अब दोस्तों आप में से एक लड़का पूछ रहा है, जगन्नाथ जी सर आयरन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। दोस्तों आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। तो जरा मुझे खुद आप बताओगे 26 को कैसे सेट करोगे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, एक बार कोशिश करो, इस 26 को आप लोग कैसे सेट करोगे, 26 को आप लोग कैसे सेट करोगे बताओ। तो आ जाओ, पहली कक्षा में दोस्तों 2 आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो 8 और 2 कितने आ गए, 10 आ गए, बच्चे 16। तीसरी कक्षा की कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन की है, हमको तो 16 ही बढ़ना है। तो ये सही हो सकता है क्या, ये सही नहीं होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दोस्तों, 8 ही आ सकते हैं। क्लियर है क्या। तो 16 नहीं होगा, तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, 8 और 10 आप लोगों का, ये 16 नहीं आ पाएगा आपका। समझ गए बात को, 16 नहीं आ पाएगा। आप लोग 8 और बचे हुए इसको आगे कर दो। क्लियर, क्लियर। तो देखो 8 नहीं आ जाएगा, तो सुनो, इसकी तीसरी कक्षा की कैपेसिटी कितनी है, 18 है ना। तो 2 हो गया, 8 हो गया, हम लोग 18 तो लिख नहीं पा रहे, आई एम सॉरी, कितने बचे, 8 और 2 10 बचे ना। तो 10 आप लोग के आगे 16 बचे ना। तो आप लोग इधर 16 तो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आप लोगों को 16 में चक्कर पता है कि अगर आप लोगों ने 16 लिख दिया तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकता। तो क्या होगा जरा मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये आप लोगों का हो जाएगा 2,8,14,2, ठीक है। अब 14 तो आ सकता है ना, 14 तो आ सकता है ना। अरे क्योंकि बाह्यतम कक्षा थोड़ी है, बाह्यतम कक्षा तो अब ये है। समझ गए बात को, ठीक है।
चलो दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे। अब आप लोग बोल रहे हो सर मैंने 8 और 8 क्यों नहीं लिखा? अगर आप लोग 8 लिख दोगे तो ये एक इनर्ट गैस बन जाएगी। अभी मैं बताऊंगा इनर्ट गैस क्या होती है ना। चलो अभी मैं ये अभी इसको छोड़ो, केवल अभी इतना सा ध्यान रखो, इतना सा ध्यान रखो, ठीक है? फिर मैं आगे बताऊंगा कैसे हम लोग और बढ़ते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। तो आप लोगों को पहले रूल समझ में आया, दूसरा रूल आप लोगों को समझ में आया, एक और रूल समझो आप लोग। दोस्तों एक रूल और क्या है इसका, ये है कि जब तक पहली वाली कक्षा पूरी तरीके से भरे नहीं तब तक आप लोग दूसरी कक्षा में नहीं जा सकते। जैसे बताओ, जैसे मान लो कुल इलेक्ट्रॉन्स 8 है तो आप कैसे भरोगे? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, ऐसे भरोगे। ऐसे थोड़ी कि पहली कक्षा में 1, दूसरी में 7। तो जब तक अंदर वाली कक्षा पूरी तरीके से नहीं भरोगे, इसके बाद में आप लोग दूसरी कक्षा में जाओगे, फिर इसके बाद में दूसरी कक्षा में जाओगे। तो ये एक रूल है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है दोस्तों? चलो तो ये हमारे मैंने आप लोगों को पूरा बताया इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें बची है, जल्दी से 2 चीज़ें सीख लो और ये अपना परमाणु पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके ठीक है, आ जाओ। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आइसोटोप्स की, बात करते हैं सबसे पहले समस्थानिक की, है ना? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक होता क्या है? देखो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होता है ध्यान रखेंगे, आप लोगों के एक ही तत्व के, जैसे आपका या तो हाइड्रोजन ले लो या हीलियम ले लो या लिथियम ले लो, बेरिलियम ले लो, एक ही तत्व के दोस्तों ऐसे परमाणु, देखो इधर बताता हूं मैं एक एग्जांपल से समझो, इधर आओ। जैसे ये आप लोगों के तीनों क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु है। तो दोस्तों इन तीनों में आप लोग देखोगे क्या इन तीनों का परमाणु क्रमांक समान है? क्या देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो लिख लो यहां पर डेफिनेशन, ऐसे एटम्स या ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो दोस्तों? सेम हो, लेकिन मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। क्या हो दोस्तों? अलग अलग हो। कहने का मतलब है दोस्तों ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, मास नंबर अलग अलग हो। तो ऐसे एटम्स को, ऐसे परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन सा? 1H1, 1H2, 1S3। तो यहां पर देखिए तीनों में परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन ऊपर वाला जो नंबर है वो अलग अलग है, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। अरे आयरन का मैं करवा दूंगा, आयरन छोड़ो, पहले इधर ध्यान दो, ठीक है? ओके चलो आ जाओ। ये 2, 8, 15, 1 क्यों नहीं हुआ? ये अभी जब मैं इनर्ट गैस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखो इधर आओ, देखो इधर आओ। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, तो ये आपका 18वां ग्रुप जो इनर्ट गैस होता है, इसके बाह्यतम कोश में 8 होते हैं, जो 17वां होता है इसमें 7 होते हैं, इसमें आप लोगों के 6 होते हैं। तो अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी केवल आप लोग परमाणु पे ध्यान दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों आइसोबार क्या होता है? समबारिक में दोस्तों जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है? परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों वो क्या होती है? समान होती है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो इस एग्जांपल में। तो अगर किन्हीं परमाणु की परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो, यानी एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या, मास नंबर अगर सेम हो, तो इन प्रकार के एलिमेंट्स के एटम्स को, यानी इन परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? समबारिक बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो आगे। और एक और होता है दोस्तों आइसोटोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ये आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है। देखो आ जाओ, देखो जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है इनको हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। एग्जाम्पल बताओ, जैसे आ जाइए, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है एक्स, मुझे नहीं पता ये एक्स क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है दोस्तों 78
और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 131। कोई मान लो कोई दूसरा एलिमेंट है Y, इसका परमाणु क्रमांक है 74 और इसकी द्रव्यमान संख्या है मान लो 127। तो बस मुझे ये बताओ क्या ये दोनों आपके आइसोटोन्स है या नहीं है, सम न्यूट्रॉनिक है या नहीं है, चेक करें। आ जाओ। तो 78 क्या होता है प्रोटॉन की संख्या, भैया नीचे वाला नंबर क्या होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या बताता है प्रोटॉन की संख्या, यानी इसमें प्रोटॉन कितने हैं दोस्तों 78 है। चलो समझ में आ गया। ये ऊपर वाली संख्या क्या होती है 131, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो गया आप लोगों का 131। तो मुझे न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 131 में से 78 आ जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या पता पड़ जाएगा। बताओ कितनी है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना है, जल्दी से बताओ भैया, गणित बहुत कमजोर है, बताओ। जल्दी से बताइए, गणित बहुत कमजोर है मेरी। यहां पर बताइए 74 क्या है, ये प्रोटॉन की संख्या है, ये 27 क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, कितनी है 127। तो यहां पर देखो न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं, न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं, यहां पर देखते हैं भैया, कैलकुलेटर चलाते हैं, बहुत गणित में बहुत कमजोर है अपन। तो 131 में से 78 गए, कितना आ गया दोस्तों 53 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है 127 में से 74 गया, यहाँ पर भी 53 आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आप लोगों के आइसोटोन्स हो जाएंगे, या फिर हिंदी में आप लोग इनको सम न्यूट्रॉनिक बोल सकते हो। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए, तो ये आप लोगों का पूरा एटम समझ में आ गया होगा। दोस्तों मुझे बताओ क्लास कैसे लगी, क्या परमाणु आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में घुस गया है, क्या घुस जाना चाहिए, घुसा है या नहीं घुसा, घुस जाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज मैंने आपको बेसिक से बताई है। तो बताओ कल कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, समझ गए। तो पीरियोडिक टेबल आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी कल मैं बताऊंगा आप लोगों को पीरियोडिक टेबल। और दोस्तों दोपहर 1 बजे ये क्लास लेना ना भूले, अनअकैडमी पर होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है, बिल्कुल फ्री। आप लोगों को कभी भी साइंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये क्लास आप लोग अटेंड करके देखो। सर क्या करना होगा इस क्लास के लिए, आप लोगों को इसमें एक बात बता दूं कि इस क्लास में आप लोगों को रैंक भी मिलती है, कि आपकी रैंक कौन सी आई, 5000 आई, 3000 आई। रोज 6-7 हजार बच्चे डेली लाइव आते हैं क्लास में, मैं आपको क्वेश्चंस टेस्ट के फॉर्म में करवाता हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पर दोस्तों गोल पूछे तो एसएससी एग्जाम्स डाल दे, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आ जाइए, वहां पर मेरा नाम सर्च करे नीरज जांगिड़, मुझे फॉलो कर ले, यहां पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को क्लासेज मिल जाएगी। समझ गए, ओके ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों से कोड पूछे क्लास में घुसने से पहले, आप नए स्टूडेंट हो, तो कोड में आप लोग डाल दीजिए नीरज 11, नीरज 11 डाल के आप लोग कर दे अनलॉक। समझ में आ गई क्या बात को। और दोस्तों अगर आप लोग अपनी एसएससी तैयारी को बेस्ट बनाना चाहते हो तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई सभी कंप्लीट कोर्स अनअकैडमी पे अवेलेबल है। मेरा भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, एसएससी जेई का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैंने पूरा पढ़ा रखा है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन मतलब जो साइंस होती है ना, जनरल साइंस, सीजीएल, सीएचएसएल सारी, तो कंप्लीट कोर्स मेरा अवेलेबल है। बायोलॉजी में पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ, फिजिक्स चल रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों को मिल जाएंगे कोर्स, है ना। आप और एक फायदा क्या, सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको वहां पर, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लो, एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करो, 12 महीने का 6500 का पड़ता है, रेफरल कोड डाल दोगे नीरज 11 तो ये आपका पड़ जाएगा 5850 का। और दोस्तों नीरज 11 कोड आप लोग किसी भी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन लेने में यूज कर सकते हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे बैंक का हो, जिसका भी आप लोगों को लेना हो। ठीक है, चलो बताओ दोस्तों। सर आज क्लास शो नहीं हुई दोस्तों, आज तो हो गई ना दोपहर 1 बजे, अब तो कल होगी, कल 1 बजे। एएमयू की फुल फॉर्म, एएमयू की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करना।
और इस क्लास की PDF आप लोगों को जब क्लास खत्म होगी तो उसके कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो 15 से 20 मिनट के बाद में, है ना। और कल जो दोपहर 1 बजे वाली क्लास है उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा जिससे आप लोग सीधे जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपनी मुलाकात होगी अब सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पर, वहां पर मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, और शाम को 4 बजे यहां पर पीरियोडिक टेबल में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।